अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं अली डार। पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार नजर आ रही है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान कशीदगी नए सवालात भी उठा रही है। बिनाई, तिब्बी मुआयना, मुमकिन अस्पताल मुंतकिली और बैरून मुल्क इलाज की बातें गर्दिश में हैं, मगर मुस्लिम लीग नून वाजे कर रही है कि बीमारी पर कानूनी रिलीफ नहीं मिलेगा। वजीर कानून आजम रजी तारड़ का कहना है कि बानी पीटीआई की एक आंख की बिनाई ऐनक लगाकर 70% है और उनकी दूसरी आंख की बिनाई 6/6 है। मेरे सामने इस वक्त वो रिपोर्ट है जो बानी पीटीआई की मेडिकल बोर्ड की जानिब से जारी कर दी गई है, मंजर आम पर आ चुकी है। अडियाला जेल में बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना करवाया गया। डॉक्टर्स ने अपने दस्तखत से रिपोर्ट भी अब जारी कर दी है। डॉक्टर नदीम कुरैशी और डॉक्टर आरिफ खान ने रिपोर्ट जारी की। नाज़रीन, बैरिस्टर गौहर और अलामा राजा नासिर अब्बास ने पिंड अस्पताल का दौरा किया और रिपोर्ट के हवाले में यह बताया जा रहा है, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें बानी पीटीआई की सेहत पर तफसीली तौर पर ब्रीफ भी किया। बानी पीटीआई की दाएं आंख की जो बिनाई है ऐनक के बगैर वो 6/24 पार्शल है, जबकि बाईं आंख की जो बिनाई है वो 6/9 रिकॉर्ड की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा ऐनक के साथ दाईं आंख की जो बिनाई है वो बेहतर होकर 6/9 पार्शल और बाईं आंख की बिनाई मुकम्मल तौर पर 6/6 हो चुकी है। ये रिपोर्ट में सामने आया है। दाएं आंख के मुआयने में खून के बहाव और जो पर्दा है उनका उसमें सोजिश के असरात भी पाए गए हैं, ये भी रिपोर्ट में सामने आया है, जबकि दाएं आंख की सोजन में कमी भी वाक़ई हुई है। आजम रजी तारड़ की हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि तिब्बी जो टीम है उन्होंने बानी पीटीआई के जारी इलाज पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार कर दिया है और अपोजिशन रहनुमाओं और बानी के ज़ाती जो मौलजीन हैं उनको तफसीली तौर पर ब्रीफ कर दिया गया है। जबकि नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा है कि हर कैदी का हक है कि उसका इलाज होना चाहिए। बानी पीटीआई इमरान खान का इलाज होना उनका हक है, लेकिन जब मैं जेल में था तो कई बार ज़ाती मौलज के लिए मैं दरख्वास्त की, मगर मेरी दरख्वास्त नहीं सुनी गई। मुझे इलाज से पहले बच्चों से मिलने की इजाज़त ना मिली। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने यह भी कहा कि किसी डील के लिए दोनों तरफ से रजामंदी होना ज़रूरी होती है, अगर रजामंदी हो गई तो डील हो जाएगी। अब सवाल नाज़रीन ये है कि क्या बानी पीटीआई की सेहत वाकई एक तिब्बी मसला है? क्या मफाहमत का रास्ता खुल रहा है या महाजराई जो है उसकी तरफ मामला जा रहे हैं? और क्या आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में कोई बड़ी पेशरफ के लेकर सामने आएंगे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें एक और अहम मामले के हवाले से, वो T20 का। नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप की तो भारत के खिलाफ जो शिकस्त थी उससे हम दो चार हो गए। टीम की कारकर्दगी सबके सामने है। क़यादत और मुस्तकबिल पर संगीन तरीन सवालात उठ रहे हैं, जिसके बाद टीम के अंदर और बाहर तनकीद का तूफान इस वक्त उठ खड़ा हुआ है। हर बंदा तनकीद कर रहा है, सवाल कर रहा है कि क्या ये सिर्फ एक मैच की हार है या पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े बहरान की अलामत है? क्या टीम में बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं या तजर्बा ही दोबारा इत्मीनान बनेगा? एक और अहम मामला महंगाई का। महंगाई से पहले ही परेशान अवाम के लिए एक और झटका सामने आ गया है। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है, जिसके बाद पेट्रोल 5 रुपये महंगा होकर 258 रुपये 17 पैसे फी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल 7 रुपये 32 पैसे इजाफे के बाद 275 रुपये 70 पैसे फी लीटर तक पहुँच गया है। सवाल यहाँ पर भी बनता है कि क्या ये इजाफा जो आलमी मंडी है उसके दबाव है या IMF की जो शराइत है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, या कोई हुकूमती माली हिकमत अमली है इसके पीछे? इन इश्यूज़ पर बात करेंगे। हमारे पैनलिस्ट, हमारे एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। एसआर राना साहब और रिजवान रजी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एसआर राना साहब, मैं आगाज़ आपसे करूँगा। सर, क्वेश्चन ये है कि हुकूमत का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ सामने आया है कि बीमारी के बहाने जो केसेज़ हैं और जो सज़ाएँ हैं उससे रिलीफ नहीं मिलेगा। एक तरफ हम देख रहे हैं कि मसला तो है, रिपोर्ट बता रही है प्रॉब्लम है, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत ये कह रही है कि बीमारी के बहाने जो केसेस हैं उससे आपको रिलीफ नहीं मिलना और सज़ाओं से आपको रिलीफ नहीं मिलना। तो क्या सर ये हम साबित कर रहे हैं कि बहाने मारे जा रहे हैं सेहत को लेकर? नहीं, वो बहानों के बहाने वो ये तो नहीं कह रहे कि हमें बरी कर दो। उन्होंने तो कहीं नहीं कहा ना। उन्होंने ये कहा कि इस आँख के वजह से आप हमारे मुकदमात ख़त्म कर दें, ये भी उन्होंने कहीं नहीं कहा। वो तो ये कह रहे हैं कि हमें जो सहूलत है हमारा हक है आइन के मुताबिक वो दे दें। तो इसमें कौन सा बहाना है? बहाना तो ये था कि जब आप जेल में ये कहते रहे कि हमें हार्ट अटैक हुआ है, हमारे प्लेटलेट्स गिर गए हैं, हमें सांस नहीं आ रही, बहाना तो ये था। बहाना तो जरदारी वाला था। जब उनकी बेटी बाहर जाली मेडिकल रिपोर्ट्स लेके खड़ी होती थी कि उनके 3 वेन्स बंद हैं और वो मर जाएंगे और उन्हें ऐसा हो जाएगा, बहाने तो वो थे। आपने कहा था, बहाना ये था कि आपने कहा जी हमने सर्जरी करानी है। तो मुझे बताएं आज तक नवाज शरीफ की कौन सी सर्जरी हुई जिसके बहाने वो बाहर गए थे पाकिस्तान से? मुझे बताएं कि जो उनके प्लेटलेट्स गिर रहे थे या उनको 3 कार्डिक अटैक हुए थे वो बाद में क्यों नहीं साबित हो सके? बहाने तो इन्हें कहते, वो तो कोई बहाना नहीं लगा रहे। ये तो आप खुद मान रहे हैं कि इमरान खान की आंख का मसला बना हुआ है, हुकूमत खुद मान रही है।
और अगर नहीं मान रही होती तो आपकी दौड़े इतनी क्यों लगी हुई थी? आप इतने दौड़ दौड़ के क्यों इलाज करवा रहे हैं? क्यों विफाकी वज़रा कह रहे हैं कि अगर इमरान खान की आंख के हवाले से कोई वो गैर मुताद किसी ने रवैया अपनाया तो उसके खिलाफ एक्शन होगा? इसार सर, आपको लगता है पहले बहाने मारे जा रहे थे जब तो मैं और आपको क्या कह रहा हूं भाई, नवाज शरीफ साहब को जो भेजा गया था बाहर, वो इसी पे गया था ना कि उनकी एक सर्जरी होनी है। तो कौन सी सर्जरी हुई लंदन जाके, मुझे बताएं। सर क्यों भेजा गया? फिर सवाल तो ये है ना। नहीं, वो एक अलग चीज है कि क्यों भेजा गया। मैं तो आपके बहानों का जवाब दे रहा हूं कि बहाने हैं या नहीं है। और रही है बात ये कि भाई उसकी आंख का मसला है, आप उसे एड्रेस करें। मैं तो कह रहा हूं कि अगर आप हॉस्पिटल में कर सकते हैं तो हॉस्पिटल में कर लें, बाहर कर सकते हैं तो बाहर कर लें। लेकिन आप ये याद रखें कि उसी के दौर में नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे, उसी के दौर में जरदारी साहब बाहर आए थे जेल से। अगर आप आज जो तारीख लिख रहे हैं, कल को हो सकता है आप वो तारीख बर्दाश्त ना कर सकें। तो बेहतर ये है कि अपनी सियासी नफरत को इस सतह पे ना लेके जाएं कि वो आगे से आपको मल्टीप्लाई होकर मिले। रजी साहब, डू यू एग्री विद दैट सर? नहीं जी, मैं एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। देखिए, बात ये है कि इन्होंने 2-3 बातें कही हैं, मेरे भाई ने, बहुत प्यारे भाई हैं, लेकिन मुझे इन्होंने जो किरदार अदा किया है इमरान अहमद खान न्याजी साहब को जो है वो रिलीफ रोकने के लिए, मुझे उस पर बड़ा दुख है। देखिए, उनको ये रिलीफ मिल सकता था कि उनको हॉस्पिटल मुंतकिल करके उनकी वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाई जाए, लेकिन मेरे भाई जैसे लोगों ने फौरी तौर पे उस पर मुख्तलिफ़ किस्म की पतंगें उड़ाना शुरू कर दी और मुख्तलिफ़ रंगों की और मुख्तलिफ़ किस्मों की और मुख्तलिफ़ डोरों के से बंधी हुई पतंगें जब फ़ज़ा में बुलंद हुई तो सरकार जो थी वो बौंदल गई। उसने कहा कि एक तो हम ह्यूमनिस्ट साबित करने के लिए अपने आप को इसके ऊपर लेके चलें, और दूसरा जो है वो सोशल मीडिया पे और दूसरे फोरम्स के ऊपर इनकी अई तई सहें। तो उससे बेहतर इमरान अहमद खान बानी PTI ने ख़ुद जी हाई कोर्ट के अंदर वो पिटीशन फाइल की है और उसके अंदर जो ग्राउंड्स लिखे हैं वो ये है कि सेहत उनकी ख़राब है और आँखों का उनके मसाइल दरपेश हैं और इसलिए उन्हें इलाज के लिए जहाँ से भी हो सके पाकिस्तान के अंदर या बाहर करवाने की इजाज़त दी जाए। ये किसी और ने नहीं लिखी जी, उनके अपने वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर फाइल की है और वो वहाँ पे रिकॉर्ड पे मौजूद है। तो ये कहना कि उसने खुद नहीं कहा, नहीं भाई, उन्होंने खुद कहा है और वकील साहब जो है मिलने आने के बाद कह रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान से जाने के बाद अब तक मेरी इत्तला के मुताबिक 2 मेजर सर्जरीज हो चुकी हैं हार्ट की और कुछ लोग कहते हैं 3 हो चुकी, वो रिकॉर्ड पे मौजूद है। एक तो ये अभी पिछले साल के आखिरी दिनों में उन्होंने जाके करवाई है और वो हैवी मेडिसिन खाते हैं जिसकी वजह से उनके मुंह से स्मेल आती है और जब वो चेहरे के ऊपर वो रखते हैं अपना तो उस पर मेरे भाई जैसे लोग जो हैं उनका मजाक उड़ाते हैं। तो ये दूसरों का मजाक उड़ाने का हक मांगते हैं और लेकिन जब खैर इसार राना तो ह्यूमनिस्ट हैं, ये तो नहीं करेंगे, लेकिन PTI के लोग दूसरों का मजाक उड़ाने का हक मांगते हैं। लेकिन जब इनके कायद का 2 दिन मजाक उड़ाया तो उन्हें बहुत ज़्यादा मसला पैदा हुआ है। देखिए, उनकी आईसाइट मुतासर है, बिल्कुल है। उन्होंने कहा कि मेरी 85% आईसाइट मुतासर है और बाकी 15% रह गई है। उन्होंने चेकअप किया डॉक्टर्स ने, डॉक्टर्स के पैनल के अंदर 2 तो वो डॉक्टर थे जो नामजद हुए थे, लेकिन उस नोटिफिकेशन के अंदर उन्हें ये सलाहियत सहूलत भी दी गई कि अगर अपनी मुआवनत के लिए वो किसी और को बुलाना चाहें तो बुला लें। तो मेरी इत्तला है कि 2 मजीद डॉक्टर आए हैं, तो बोर्ड 4 के ऊपर मुश्तमिल था जिन्होंने मुआयना किया है और उन्होंने कहा जी एक आंख जो है ना वो 6/9 है और एक 6/24 है उसके बाद, और ये दोनों आंखें बेहतर ऐनक लगा के इनकी आईसाइट को 6/6 किया जा सकता है। तो एक तो ये हो गया। अगर ये बात वैसे ही रहने दी जाती और उनको हॉस्पिटल जेल से हॉस्पिटल या हॉस्पिटल की बजाय घर मुंतकिल हो लेने दिया जाता और खप उस पर ना डाली जाती कि फलां नहीं जाएगा उस वक्त और फलां आएगा और ये होगा और वो होगा और हम ये कर देंगे और हम आंखें निकाल देंगे, हम ये कर देंगे, तो शायद मेरा ख्याल है कि खान साहब की जो जेल के अंदर मुसीबतें हैं, जो उनको गर्मी लगने का खर्चा है इस दफ़ा और जो उनके मसाइल हैं उसमें कुछ कमी हो जाती है। ठीक है रजी साहब, मैं एक सवाल और हो जी,
रजी साहब, मैं एक सवाल आपसे ही पूछना चाहूँगा। मैं ये जिससे मैंने आगाज़ किया था प्रोग्राम का, वो सवाल ये था कि बीमारी के बहाने केसेस और सज़ाओं से रिलीफ नहीं मिलेगा। सर, ये ऐसा स्टेटमेंट देना चाहिए, गवर्नमेंट में आप हैं, बीमारी तो एक चीज़ तो है, वो तो नज़र आ रही रिपोर्ट के अंदर, वो तो खुद भी गवर्नमेंट मान रही है कि हाँ प्रॉब्लम है, तो क्या उस प्रॉब्लम को लेकर सर ये आपको लगता है ठीक स्टेटमेंट है कि बीमारी के बहाने केसेस से और सज़ाओं से रिलीफ नहीं मिलेगा? ऐसा कहना चाहिए? क्या आपको लगता है कि रिलीफ की कोशिश की जा रही है बहाने बना के? देखिए, पीटीआई का नुक्ता नज़र है कि वो इस केसेस से कोई रिलीफ नहीं चाहती, ठीक है, वो तो सिर्फ प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहती है। और मेरा ख्याल बड़ा जेन्युइन है, और हुकूमत का ख्याल है या खदशा है कि जिस तरह से उनके लोग मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर शोर मचा रहे हैं, अब देखिए ना कैंपेन क्या चल रही है इस वक्त। हाँ डॉक्टर साहब, कैंपेन क्या चल रही है, जो मुजाहरे हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, बानी पीटीआई को रिहा करो, नारे जो उसमें लग रहे हैं, जो बैनर्स उठा के लोग खड़े हुए हैं, ये सोशल मीडिया के ऊपर जो कैंपेन चली है कल और आज के, सर वो तो कब से चल रही है, रिहाई की ये कौन सी अब कैंपेन चली है? तो पहले से चल रही, जब से वो जेल में तब से चल रही कैंपेन्स, तो कि रिहा करो रिहा करो। भाई इसमें सर नया क्या यहाँ से शुरू हुई थी ना कि उनको जेल से निकाल कर प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, कैंपेन यहाँ से शुरू हुई थी ना। बिल्कुल ऐसी है। अब सिर्फ जेल से निकालने पे आ गई, ठीक है, अब सिर्फ जेल से निकालने पे आ गई है कि जेल से निकाल दें। तो मेरा ख्याल ये है कि इलाज उनका हक है। अच्छा सर, अगर इलाज पाकिस्तान से बाहर करवाने जाना पड़े, रजी साहब, अगर पाकिस्तान से बाहर इलाज के लिए जाना पड़े, अगर डॉक्टर्स रिकमेंड करें या बोर्ड ये रिकमेंड करे, तो क्या अलाउ होगा उनको? आपको लगता है जाने दिया जाएगा इलाज के लिए? देखिए, आप मुझे इस अमर की इजाज़त पीटीआई से ले दीजिए कि ये जो है ना, ये उसके खिलाफ नेगेटिव कैंपेन नहीं करेंगे। मैं खम ठोक के अपने भाई सार राना का हाथ पकड़ के खड़ा हो जाऊंगा कि भाई इसको जहां पे इसका बेहतर ट्रीटमेंट होता है वो किया जाए। पीटीआई नहीं जाने देना चाह रही उनको। ये जो यूट्यूबर्स हैं, इनके डॉलर्स मरते हैं। अच्छा इसार राना साहब, सर अगर ज़रूरत पड़ती है पाकिस्तान में इलाज की या पाकिस्तान से बाहर इलाज की, आपको लगता है कि जिस तरह के रजी साहब कह रहे हैं कि जो पीटीआई वाले हैं वो खुद नहीं चाहेंगे ऐसा हो? ऐसा तो होना चाहिए सर, इलाज तो ज़रूरी है। देखिए, मेरा भाई इस्लामाबाद बैठा है और मेरा ये यकीन है कि नहरों के मसले पे जो इनका मौक़िफ़ है, अब उसमें काफ़ी बेहतरी आ गई होगी और काफ़ी उसमें मेरा ख्याल आराम आ गया होगा। इस्लामाबाद इनकी आमद बताती है कि नहरों के मसले पे इनकी अच्छी इनको जो है सूरत हाल से आगाह कर दिया गया होगा। अल्लाह ताला इनको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, मेरी दुआएं इनके साथ हैं। ये जहाँ रहें खैर खैरियत से रहें और खैर खैरियत से ही वापस आएँ। तो दूसरी बात यह है कि अगर इमरान खान को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल से बाहर लाना पड़े या कहीं भी ले जाना पड़े और ये ज़रूरी हो, तो इसमें कौन सी कबाहत है? और जो यूट्यूबर्स हैं, क्या यूट्यूबर्स इतने तगड़े कि हुकूमत उनके डर से फैसले करती है? ये वो यूट्यूबर्स जो हैं वो इतने ताकतवर हैं, इतने मौसर हैं कि हुकूमत को बयानिया उनके नैरेटिव को सामने रख के बनाना पड़ता है। फिर तो इस हुकूमत के ऊपर ही मुझे इन्ना लिल्लाह पढ़ना पड़ेगा कि वो चूंकि यूट्यूबर्स ऐसे कह सकते हैं, चूंकि यूट्यूबर्स ऐसे कह रहे हैं, लिहाजा हमने ऐसे काम नहीं करना, लिहाजा हमने ऐसे काम नहीं करना। भाई, मैंने दुनिया की पहली हुकूमत देखी है जिससे कोई सवाल करो वो या कहते हैं ऐसे पूछ के बताएंगे, या वो कहते हैं फला हमें ऐसे कह रहे हैं लिहाजा हम ऐसे नहीं करेंगे। वो भाई, आपके गिट्टों में पानी है तो खड़े हो ना पैरों पे, डिसीजन ले। आप यूट्यूबर्स के सर कंधे पे रख के बंदूक क्यों चला रहे? ना रजी यूट्यूबर ना मैं रजी यूट्यूबर, हम तो दोनों क्या कहते हैं तबलीग करते हैं जुम्मे के बाद मस्जिदों के बाहर, तो हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो हमारी बातों पे ही ट्रस्ट कर लें, बाकी यूट्यूबर्स पे नहीं कर रहे। तो रजी साहब, एक सवाल मैं चाहूँगा इस पर भी आप रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि इस सेगमेंट को हमने क्लोज करना है, एक और अहम मामला इस पर भी बात करनी है। मैं चाहूँगा क्विकली सर रिस्पॉन्ड कीजिएगा, बताइएगा कि जो डील की बातें चल रही हैं, कुछ ऐसी बातें भी डिस्कस हो रही हैं, तमाम तर सोशल मीडिया से भरा पड़ा है, और ये भी कह रहे हैं, हनीफ अब्बासी साहब भी कह रहे हैं कि अगर रजामंदी हो गई तो डील भी हो जाएगी। को अब लगता है कि पसे पर्दा कोई ऐसे मामला भी हो सकते हैं कोई डील से मुतालिक? मेरा ख्याल है कि इसे ट्रीटमेंट तक ही रहने दिया जाए। और मुझे नहीं पता आज मेरा भाई मिर्चों वाला सालन खा के आ गया घर से, ये इतने गुस्से में क्यों है। मेरा भाई जब जूनियर सब एडिटर था ना खबरें के अंदर, तो उस वक्त मेरे नेशन में छपे हुए नहरों वाले मसले के आर्टिकल तर्जमा हो के ज़िया शाहिद मरहूम छापा करते थे। मेरे भाई को याद नहीं है, क्योंकि उस वक्त जूनियर सब एडिटर अमूमन
इस तरह के बड़े आर्टिकल पढ़ने के काबिल नहीं होते। और ये मेरा नुक्ता नज़र जो था ये बीए मलिक के साथ 96 के अंदर भी था। पाकिस्तान टेलीविजन की उसमें से निकाल के देख लीजिए, ठीक है ना। जिस फोरम की बात हो उस फोरम पे हो तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आज भाई ने ये बात छेड़ ही दी है, ये मेरा नुक्ता नज़र 1986 में भी था जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता था। ये कोई आज का नुक्ता नज़र तो है नहीं। ये जो बंदरों के ऊपर मुश्तमिल एक फोर्स है ना, जो कि एजेंसियों की गोद के अंदर बैठ के पल रही है, ये भाई मेरा उसकी बात लेके आ गया है, ठीक है ना। आपको वहां पे रिस्पांस मिलता है ना वो उन बांदरों की तरफ से, तो ठीक है भाई। मेरा नुक्ता नजर पंजाब यूनिवर्सिटी में भी वही था, मेरा नुक्ता नजर फरीदिया कॉलेज पाकपतन में 1982 में भी वही था जो आज है। नहीं रजीज साहब, मैं बताने की जरूरत नहीं भाई, मैं आपको पढ़ के नहीं आपको पढ़ के एडिटर बनाऊं। जब मैं जूनियर सब एडिटर नहीं भी था तब भी आप लिख रहे थे। आप पे नहीं बोला, मैं तो भाई मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, छोटे हैं लेकिन सर मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, हजूर मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। मैं तो आपके एक दो क्लिप से ये समझा कि शायद आप 1998 से जो कुछ लिख रहे हैं मैं तो उससे डर गया। आपने मुझे, मैं तो आपके क्लिप को देख के समझे कि आप कह रहे हैं कि मुझे ये कहा गया तो मैंने ये कहा, जब मैं अब मुझे ये कहा गया तो मैं, आप गुस्से में ना है ना, मैं तो आपसे मोहब्बत का इजहार कर रहा हूँ। चलिए सुन लीजिए, मैं तो आपसे मोहब्बत के साथ कर रहा हूं, आपकी बड़ी मेहरबानी है। मैंने कोई शुरू नहीं किया, मैंने तो आपकी हमेशा कहते हैं आपकी सेहत की, आपकी सलामती की दुआ कर रहा हूं भाई। मैं तो आपकी सलामती की दुआ कर रहा हूं, मैं तो आपकी सलामती की दुआ कर रहा हूं। और आपको सुन के जो आप कह रहे होते हैं उससे नतीजा खर्च कर रहा होता हूं कि आप क्या लिख रहे हैं और कैसे लिख रहे हैं ना। आप तो जो, मैं तो आपको जो सुन के देख के मैं उसी के ऊपर यकीन रखता हूं। मैं कल इनकी तरह कहीं वजूद में आया हूं सोशल मीडिया के ऊपर। नहीं मैं तो भाई आप जो सोशल मीडिया पे आपको फॉलो करता हूं, जो आप कहते हैं उसे सुन के यकीन करता हूं। मैं तो आप जो नहरों के मसले पे कह रहे थे मैं उसी के ऊपर ट्रस्ट करता हूं, मैं उसी पर ट्रस्ट करता हूं ना। आप अगर ये कहते हैं जी मुझ पे ऐसे कहा गया तो मैंने कह दिया, तो मैं तो यकीन नहीं करता। मैं तो 89 से ये यकीन रखता हूं कि आप अपने ऊपर खुद ही लिखते हैं। ये मैं तो आप सरकारी खर्चे पे क्यों आते हैं? सीधे आए ना रजी साहब, अपने कदमों पे आए ना रजी साहब। भाई सिगरेट माफी रजी साहब एक और करवानी है। रजी साहब पानी से नहीं, सर पानी पी रहे हैं। रजी साहब एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद सर मेरी गुजारिश सुन ले। एक और बड़ा अहम मामला है वो है क्रिकेट मैच के हवाले से पूरी कौम परेशान है। हमारे साथ क्या सलूक हो रहा है, भारत ने क्या किया हमारे साथ, उस पर बात करते हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करेंगे अब T20 वर्ल्ड कप के अहम तरीन मैच के हवाले से जो कि पाकिस्तान को भारत के हाथों शिकस्त हुई है और पूरी कौम इस वक्त मायूस भी है। अजीब अजीब तरह की लोग बातें कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि इससे बेहतर था बारिश ही हो जाती, शायद मैच ही हमें ना खेलना पड़ता, या इससे बेहतर था हम बॉयकॉट ही कर देते, हमें मैच खेलने की नौबत ही ना आती, जो हमारे साथ हुआ। और बल्कि कुछ लोग तो शायद ये भी कह रहे हैं कि हमें इस हार से इतना फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि हम अब जो है ना वो हार प्रूफ हो चुके हैं, इतनी हमें आदत हो गई है हर बार मैच हारने की कि हमें जो है ना फील नहीं होता। एसआर राना साहब, सर बड़ा ही मायूस कुन परफॉर्म किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, थोड़ी सी फाइट कर लेते सर, थोड़ा सा कोई कंपटीशन अच्छा होता, कोई अच्छा मैच देखने को मिलता, लेकिन बिल्कुल ही वन साइडेड मैच हमने देखा कल का। अच्छा देखिए, मैच में हार जीत तो होती रहती है, ये कौन सी कोई जंग है जो जिसमें वो हो, लेकिन ये ज़रूर है कि आपको खेल के लड़ के हारना चाहिए। हमारे खिलाड़ी ऐसे लग रहा था कि जैसे नफसियाती तौर पे भारत के आगे ढेर हो चुके, और इसमें सबसे अफसोसनाक कारकर्दगी दो लोगों की है, बाबर आजम की और शाहीन आफरीदी की। ये दो सीनियर मोस्ट थे, इन्हें फ्रंट से लीड करना चाहिए था, लेकिन बाबर आजम जिस तरह शॉट मार के आउट हुआ, वो तो मुझे ऐसे लग रहा था कि वो जहनी तौर पे इतना मफलूज हो चुका है कि उसे ये सिचुएशन की समझ ही नहीं आ रही कि उसका रोल क्या है और उसे क्या खेलना चाहिए। आप अंदाज़ा करें कि पिछले अब तक 16 मैचों में से हम 13 भारत से हारे, और बाबर आजम की 10 मैचों में जो कारकर्दगी है 324 रन की हैं उसने 32.4 की एवरेज से, और उसका स्ट्राइक रेट भी मेरे ख्याल है अराउंड 100 है। मॉडर्न क्रिकेट में अब हम 150 प्लस स्ट्राइक रेट जो है ना उसे माना जाता है T20 में, ठीक है ना। तो बाबर आजम जान क्यों नहीं छोड़ देता भाई T20 की? भाई ये बस कर दो, जान छोड़ दो। ये क्रिकेट टीम जो है ना दामादों की क्रिकेट टीम है। एक दामाद है सकलैन मुश्ताक का, एक दामाद है शाहिद आफरीदी का, एक क्या नाम है दामाद है वो क्या कहते हैं, बस मैं अब लफ्ज कहते कहते रुक गया तो बेहतर है,
अगर आपने अपने पसंद नापसंद और अपने जाती ख्वाहिशात पे टीम बनानी है तो फिर यही हाल होगा जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का हुआ है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान के निजाम के साथ जोंके चिमट के रह गई है ना, और उन्होंने पाकिस्तान के निजाम का बेड़ा गर्क कर दिया, खून चूस लिया। इसी तरह ये चंद लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का खून चूस लिया। और ऊपर बैठे हुए मोहसिन नकवी साहब, मुझे नहीं समझ आती कि उसमें ऐसी क्या क्वालिटी है कि उसे वो इस टाइम प्रैक्टिकली देखा जाए तो वजीर आजम से ज्यादा इख्तियारात का मालिक है। पता नहीं वो क्या है भाई, इतना कुछ है उनके पास, इतना अल्लाह ने उन्हें टैलेंट दिया तो उन्हें सीधा सीधा वजीर आजम बना दो। क्रिकेट बोर्ड भी उन्होंने देखना है, दाखिली अमूर भी उन्होंने देखने, जोड़ तोड़ भी उन्होंने देखनी है, पंजाब में पुलिस की परफॉर्मेंस भी उन्होंने देखनी है, तो फिर सारा कुछ मोहसिन नकवी को बना दो। ये हाल किया हमारी क्रिकेट टीम का। और मुझे नहीं लगता कनाडा से ये जिस तरह जीते आखिरी ओवर में, अगर राना फहीम आखिरी ओवर में स्कोर ना करे तो वो भी मैच हार गए थे हम। ये इनका म्यार है, ये क्रिकेट इससे बेहतर है अंडर 19 की टीम भेज दें आप वहां पे, वो इनसे बेहतर परफॉर्म कर लेगी। अच्छा, वैसे इसमें एक जो आपने बड़े दमादों का और ससुर का जिक्र किया, एक जो ससुर हैं शाहिद अफरीदी साहब ने कहा जी कि मेरे दमाद हैं, उनको बाहर बिठाओ, बाबर आजम को, शाहीन को और शादाब को बाहर बिठाओ, नए लड़कों को मौका देना चाहिए। कह रहे ने जब चिड़िया चुग गई खेत, चले सर याद आ रहा है, रजी साहब वो एडमिट कर रहे हैं जी कि उनके दमाद जो है परफॉर्म नहीं कर रहे, बाहर होना चाहिए उनको। देखिए, पहले तो मैं सारी बातें जो मेरे भाई ने कही हैं और जिस कदर जज्बात का इजहार किया, इनको ओन करता हूँ। मेरी तरफ से यही बातें समझी जाए। अब मैं मोर ओवर करने लगा हूँ, और मोर ओवर ये है कि हमारी टीम के अंदर पिछली 2 दिहाइयों में जो टैलेंट आया है, मैं कम से कम 1.5 दिहाई तो आप कहें 15 साल के अंदर जो टैलेंट आया है, मतलब उसमें अकबल बरादरान है हमारे और अहमद शहजाद। और अब अहमद शहजाद उस दिन रो रहा था कि मेरा बच्चा चाहता है, मुझे खेलते हुए देखना चाहता है, लेकिन मेरे लिए कोई जगह नहीं बन रही, मुझे कोई मतलब PSL में भी किसी ने नहीं खरीदा, तो भाईजान चवला नहीं मारनी सा। यानी जो स्टाइल है अहमद शहजाद के पास, अपना राना साहब जी, जो उसका स्टाइल है ना बॉल को बैट को घुमाने का, सर वो इतना दिलकश स्टाइल है, वो इतना खूबसूरत प्लेयर है, लेकिन चवले मार के आउट हो जाते हैं। अकमल बरादरान ने भी यही किया। मसला क्या है? मसला ये है कि ये हमारे बच्चे ज़्यादातर क्रिकेट में लो एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ आते हैं। उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत ज़ीरो होता है, मतलब बहुत कम होता है। कई तो मैट्रिक में से दौड़े होते हैं और कोई मुश्किल से ही इंटर वगैरह के लेवल पे होता है, ठीक है, वो कहीं से भी आए। और नतीजे के तौर पे नई जो होती हैं चीज़ें, नया इल्म, उनको अब्जॉर्ब करने में ख़ास तौर पे ह्यूमैनिटीज़ का नॉलेज जो है, और ह्यूमैनिटी के नॉलेज के अंदर आते हैं साइकोलॉजिकली जो नई पौध है हमारे प्लेयर की, ये बहुत वीक है। वंस अ वाइल बबल की तरह ये आते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, और उसके बाद फिर एक प्लेयर अगर एक मैच के अंदर 50 रन कर लेता है तो फिर वो तवक्को करता है कि अगले 3 मैचेस में मुझे परफॉर्मेंस का ना पूछा जाए, ठीक है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे प्लेयर्स को हमने फौजी ट्रेनिंग दिलवा के भी देख ली कि इनके अंदर ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ आए कि ये प्रेशर सस्टेन कर सके। मैं आपको एक दौरे का वाकया बताऊँ। इमरान खान साहब की क़यादत में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया गई थी और वहाँ पे इसने मेरा ख्याल 6 वनडे मैच खेले थे। हर वनडे मैच उस वक्त आसिफ मुस्तफा साहब थे, इजाज थे, और इस तरह के जो हमारे उस वक्त के यंगस्टर थे, उनमें से एक प्लेयर हमारा बैट्समैन चल जाता था, हम वो वनडे जीत जाते थे और इंडिया की अच्छी खासी टीम को हम फेंट लगा के वापस आए थे। मेरा ये कहने का मतलब ये है कि इस वक्त जब टीम कोलैप्स होने लगती है तो कोई एक भी खड़ा होने वाला नहीं होता। राइट फ्रॉम किंग बाबर आजम है से लाइन लगी सर, लाइन लगी, तू चल में आया सर, एक जा रहा है दूसरा जा रहा है, साथ पीछे जा रहे हैं, वो फाइट नहीं कर रहे। उसके बाद फिर ऐसे कोलैप्स करते हैं कि फिर तो मतलब ये होता है सिगरेट पकड़ा के आते हैं कि बस तू जा पकड़ी, मैं अंदर से हाथ लगा के वापस आया। तो ये साइकोलॉजिकली वीक लोग हैं, इनको पहले उसकी थेरेपी चाहिए ताकि ये कम से कम पावरफुल शख्सियात तो बने। क्रिकेटर तो बंदा बाद में बनता है, पहले कोई शख्सियत तो बने। ये शख्सियतें नहीं है, ये बस गली मोहल्ले के खिलाड़ी हैं। आज पेप्सी मैंने पीनी है, कल पेप्सी राणा साहब ने पीनी। अच्छा राणा साहब, मैं चाहूँगा कल के मैच की अगर थोड़ी सी हम बात करें तो ये कहा जा रहा है सलमान अली आगा की जानिब से जो कैप्टन है वो कहते हैं जनाब हमारी जो थी ना बैटिंग लाइन
उसकी वजह से हमें जो है ना वो शिकस्त हुई। लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि बॉलिंग हमारी कौन सी की बड़ी परफेक्ट थी। साइम अयूब ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन हमने 170 प्लस स्कोर खाया है, जो कि एंड पे आके थोड़ा सा हमने रोक लिया, वरना शायद ये 200 क्रॉस कर जाना था। तो डू यू अग्री विद दैट कि बैटिंग लाइन ही मेन प्रॉब्लम थी? अच्छा देखिए, एक तो बात मैं आपको बताऊँ, रजी साहब की बड़ी मेहरबानी, इन्होंने इंडिया के टूर का और इमरान खान का जिक्र किया कि उसकी कप्तानी में जाके हम खेले। यहाँ पे अपार्ट ऑफ एनी पॉलिटिक्स, लीडरशिप बड़ा मैटर करती है। जिस टीम का कप्तान इमरान खान था ना, वकार यूनुस का मैं एक क्लिप देख रहा था, तो वकार यूनुस ने कहा कि अगर मुझे वो कहता ना छत से छलांग मार दे, तो मैंने छत से छलांग मार देनी थी। तो उससे पूछा कि क्यों मार देनी थी, उसने कहा क्योंकि वो ऑनेस्ट आदमी है, मुझे उसके ऊपर इतना यकीन है कि वो इतना ईमानदार है कि जो कह रहा है वो खुलूस से कह रहा होगा। अब कप्तान हमारा, उसका क्या कैरियर है T20 का, मुझे बताया। वो किसी लीग का हिस्सा है, PSL, बांग्लादेश लीग, जनूबी अफ्रीका की, उसकी वेस्ट इंडीज की, किसी का हिस्सा है, उसे कोई लीग खरीदने पे तैयार नहीं, उसे हमने कप्तान बना के खड़ा कर दिया। उसके बाद फिर ये कि हम लड़कों को हमने साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग क्या, रजी भाई की मैं इस बात से पार्शली एग्री करता हूं। मियादाद कितना पढ़ा हुआ था, वसीम अकरम कितना पढ़ा हुआ था, वकार यूनुस कितना पढ़ा हुआ था, मुशी कितना पढ़ा हुआ था, इंजमाम उल हक कितना पढ़ा हुआ था, सईद अनवर कितना पढ़ा हुआ था। बात है कि आपका कप्तान जो है वो आपको कहां लेके जाता है। ये वही बच्चे थे, वसीम अकरम कहता मैं उसे खेड़दा जनाब अली ग्राउंड चो, मैंने कहा तू टेस्ट खेलना है, अगले दिन मुझे पता चला मैं टेस्ट खेलने जा रहा हूं। बात लीडरशिप की है कि जो लीडर है वो आपको लीड कैसे करता है। जिस टीम का लीडर की अपनी एवरेज बिलो एवरेज हो, और जो खुद अब कह रहा है जी खिलाड़ हमारे बैट्समैनों ने स्कोर नहीं किया, तेन किन्ने कैसे तू पुठी मिड विकेट मार, तुझे पता है कि उसका बुमराह का गेंद वो जो भी है, उसका बॉल जो है वो इसका आफरीदी की तरह नहीं है कि गेंद खा के हवा में ऐसे उड़ता हुआ आएगा। उसे पता है कि कितना शार्प आएगा, उसे तू मिड विकेट मारने जा रहा है और ऐसे मौके पे मारने जा रहा है जब उसकी जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली इनका क्रिकेटिंग माइंड नहीं है, इनका कैप्टन कोई ऐसा नहीं है जो इन सबको मुत्तहिद करके इनका मोराल बुलंद करके लेके चले। अदरवाइज इमरान खान के दौर में कौन से लड़के ऑक्सफोर्ड के पड़े हुए थे सिवाय उसके। अच्छा रजी साहब, मैं क्विकली चाहूंगा आप एक आंसर दे दें। भाई सर मैं क्वेश्चन भी ऐड कर दूं, रजी साहब एक क्वेश्चन भी ऐड कर दूं, फिर आप उस पर इकट्ठा आंसर दीजिएगा। कल मैच से पहले लोगों के वॉक्स पास हमारे पास सारे थे, स्टेटमेंट्स सारे थे, हर बंदा ये बात कर रहा था कि वैसे तो टीम इंडिया की स्ट्रांग है, लेकिन उम्मीद पाकिस्तान के साथ, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। सर ये स्टेटमेंट कितना इंपॉर्टेंट है? ये स्टेटमेंट हमारी टीम सेटल ही नहीं हो पा रही ना। एक तो बात मैं इज़हार राना साहब से ये कहूँगा कि देखिए, उनके वालिद साहब एक निजी बैंक के अंदर हैं, कप्तान साहब के, और वो बैंक जो है वो हमें PSL को भी फाइनेंस करता है, स्पॉन्सर करता है, और मेजर वो उनको भी देता है। तो अगर उनके बच्चे को इतने करोड़ों रुपए और अरबों रुपए के लिए आप एक कप्तानी की कुर्बानी दे दें, तो यार आपने लगता है कि पब्लिक टीवी के भी इश्तिहार बंद करवाना है। इशार ना, आप खुदा का खौफ करे, ऐसे ना करे यार, जाने नहीं, वो अजीम कैप्टन है, मैंने मान लिया, अजीम कैप्टन है। हाँ, वो अजीम कैप्टन है। उस जैसा कैप्टन इमरान खान समेत कोई नहीं पूरी है, दुनिया में पैदा नहीं हुआ और ना ही आइंदा पैदा होने का इम्कान है। ठीक है ना, सलूट भी मारो उनको। ठीक है, तुसी नहीं देख रहे, मैं सलूट करता हूं। कप्तान के अलावा बाकी सारा बोर्ड तब्दील कर, ठीक है ना, लेकिन उसको कप्तान के बारे में मैं कोई बात नहीं सुन सकता। मुझे आपका और अपना मुस्तकबिल जो है वो अजीज है। एक बात। दूसरी बात, ये जो वॉक्स फॉक्स वाली बात है ना डॉक्टर साहब, मैं इसी पे ही तो पिट रहा हूं कि टीम सेटल ही नहीं हो पाई है, सेटल ही नहीं होने दी जा रही। जब लोगों बच्चों में ये कॉन्फिडेंस हो कि चूंकि मैं फलां इब्ने फलां हूं या फलां का दामाद हूं, तो और मेरा टीम के अंदर सिलेक्शन होना ही होना है, और इसने वाइस कप्तान बनना है और मैंने कप्तान बनना है जी सर, फिर परफॉर्मेंस जो होती है वो सानवी इशू रह जाती है। फिर परफॉर्मेंस की बुनियाद पे जब नहीं बनना, तो फिर परफॉर्मेंस देने की जरूरत कोई नहीं। बिल्कुल सर, बड़े जो प्लेयर्स हैं, जो सीनियर प्लेयर्स हैं, शाहिद अफरीदी हैं, मोहम्मद यूसुफ का स्टेटमेंट मेरे सामने है, वो भी कह रहे हैं कि शाहीन अफरीदी को, बाबर आजम को, शादाब खान का वक्त गुजर चुका है, इनको अब चेंज कर देना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि हमें अब बड़ी तब्दीलियाँ जो हैं वो टीम में लेके आनी होगी, ताकि अपनी आवाम देख रही होती है, उनके सेंटिमेंट्स होते हैं, उनके जज्बात हर्ट होते हैं, हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए। एक और बहुत अहम मामला नाज़रीन, वो है पेट्रोल प्राइसेस एक बार फिर बढ़ चुकी हैं, क्यों बढ़ी हैं, किस वजह से बढ़ी हैं, वो डिस्कस करते हैं, और उसके असरात क्या होंगे। ब्रेक के बाद रही पब्लिक के साथ।
वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे महंगाई के एक नए झटके के हवाले से, क्योंकि जो पेट्रोल प्राइसेस हैं उसमें 5 रुपये का इजाफा किया गया है। 5 रुपये महंगा होकर अभी प्राइसेस 258 रुपये 17 पैसे फ़ी लीटर हो चुकी हैं। हाई स्पीड डीजल 7 रुपये 32 पैसे, उसमें इजाफा हुआ है 275 रुपये 70 पैसे फ़ी लीटर अब नया रेट है। सवाल यहाँ पर यह किया जा रहा है कि ये कीमतों में इजाफा क्यों किया गया? क्या आलमी मंडी के दबाव का ये नतीजा है या फिर कोई IMF की शराइत इसके पीछे? रीज़न क्या है? क्योंकि इसके बाद एक महंगाई का तूफान हमेशा से आता है। प्राइसेस ऊपर जाती हैं, रेट्स ऊपर जाते हैं, प्राइसेस नीचे आती हैं, तो हमने देखा रेट्स वापस नीचे नहीं आते। एसआर राणा साहब, सर क्या कहेंगे, क्यों हुआ ऐसा? आलमी मंडी इसकी रीज़न आपको लगता है या कोई IMF? नहीं, ऐसा नहीं है। ना आलमी मंडी का ना IMF है। एक्चुअली हमारी जो हुकूमत है वो हमारे अवाम की खुशियों में बराबर की शरीक होती है। उसने एक रमज़ान का तोहफ़ा दिया है कि भाई रमज़ान की आमद है, आपको मुबारक हो, तो इस मुबारक मौके के ऊपर हम पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते। तो अब मुबारक इतनी कीमती है कि ये पेट्रोल के 5-7 रुपये से क्या फ़र्क पड़ता है? 10, 20, 15, 50 भी बढ़ा देते तो क्या फ़र्क पड़ता? आगे जो हम 100 के करीब पेट्रोल के अंदर इजाफी पैसे दे रहे हैं लेवी की मद में, तो उससे क्या फ़र्क पड़ गया? वो जो मेरी जेब से जा रहे हैं पैसे, जो मुझसे ये बदोबदी लेके कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे नहीं पता है। आज तक हुकूमत ने उसका कोई ब्लैक एंड वाइट ये नहीं दिया कि लेवी के नाम पे जो अरबों रुपए रोज़ाना के उनके पास जाते हैं वो कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो कोई बात नहीं, रमज़ान का तोहफ़ा है। इससे पहले एक तोहफ़ा दिया उन्होंने, आपको बताया कि जी सोलर का यूनिट जो है वो आपसे 11 रुपये का लेंगे, 80 का वापस करेंगे, 90 का करेंगे। फिर उन्होंने बताया कि 300 यूनिट तक जो आप लोगों को छूट थी अब उस पर भी फ़िक्स चार्जेस लगेंगे। आपको बताया कि अब सुई गैस का जो आप इस्तेमाल करें ना करें आपको माहाना उसका फ़िक्स चार्जेस आएंगे। तो हुकूमत एक मेहरबान हुकूमत, इसे ही तो फलाही हुकूमत कहते हैं। फलाही रियासत और है किस चीज़ का नाम? इसी चीज़ का नाम है। ये जो ऊपर बैठे हुए हैं सारे अलफला फला से निकले हुए लोग, इनसे यही उम्मीद की जा सकती है और क्या की जा सकती है? भाई इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने अभी सांसों पे टैक्स नहीं लगाया, हंसने पे टैक्स नहीं लगाया, गरीबों के बालों को ज़मीन पे खेलने का टैक्स नहीं लगाया। अभी तो इन्होंने ये कहा कि जो बच्चा गटर में गिर जाएगा ना उसके वालिदैन को पकड़ा जाएगा। हम कानून साजी कर रहे हैं, यानी गटर के ढक्कन नहीं लगाने आपने वालिदैन को कहने में पकड़ना कि पैदा क्यों किया। रजी साहब, महंगाई की बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं सर, क्या ये चैलेंज सिर्फ पाकिस्तान में है कि दुनिया भर में महंगाई जो है वो हो रही है? क्या सीन है? देखिए, ग्लोबल एक इम्पैक्ट तो है अपना, ख़ास तौर पे यूक्रेन वॉर के बाद जिस तरह ऑयल की और फ्यूल की वो बदली है। लेकिन इसार राना भाई के तमाम जो हैं ख़यालात, उनसे इत्तेफाक के बावजूद एक से मैं इख्तलाफ की जुर्रत कर रहा हूँ। भाई देखिए, बात ये है कि सरकार ने देखा कि इसार राना साहब जो थे वो अपनी छत पे खड़े होके गुड्डी भी उड़ा रहे थे और हल्के हल्के से ना ठुमके भी लगा रहे थे और ये खुश हो रहे थे अंदर से। तो सरकार ने कहा कि अगर आप गुड्डी खरीद सकते हैं, डोर खरीद सकते हैं और 1.25 किलो चिकन ला के उसका छत पे बैठ के बारबेक्यू बना सकते हैं, तो 5 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत ज़्यादा क्यों नहीं दे सकते? तो लिहाजा उसने फौरी तौर पे ये ऑब्जर्वेशन करने के बाद और मनाओ बसंत, राना साहब मनाए और बसंत मनाए। आपको कहा भी था कि छोड़ दे भाई, लेकिन आपने बसंत मनाई, सरकार ने देखा ये तो खुशहाली आई, तो लिहाजा फौरी तौर पे सरकार ने फ्यूल की कीमत बढ़ाई। मैं तो इसके अलावा और कोई रीजनिंग नहीं जानता कि ना कोई इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ा है ना कुछ हुआ है। एक तो ये बात है। दूसरी बात जो है वो जाते जाते मैंने कहा, चूंकि प्रोग्राम के दौरान ही खबर आ गई थी, तो मैंने किसी से पूछा कि भाईजान ये जब आईसाइट का मसला क्लियर हो गया है तो फिर अब मुजाहरे की जो है वो क्या लॉजिक रह जाती है? सड़कें बंद खोल दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ही कैन गो अब्रॉड। भाई ये जवाब आया तो मैंने कहा मैं जाते जाते आपको पहुंचा दूं। अब आपने रजी भाई से ये नहीं पूछना जवाब कहाँ से आया, फिर ये गुस्सा कर जाएंगे। मैं इनकी इतनी बात पे यकीन करता हूं। नहीं, वहां से नहीं आया, वहां से नहीं आया। अच्छा ठीक है, राइट। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।